मैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, भूमि आईएएस कोचिंग संस्थान में आज आपके साथ साझा करूंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव और क्या खोया, क्या पाया और क्या रह गया बाकी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा विषय है जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पूर्व भारत में और पूरी दुनिया में एक जश्न के रूप में ये पर्व मनाया जा रहा है। 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने साबरमती आश्रम से इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी है और यह अब साल भर प्रोग्राम चलेगा। इस पूरे साल भर के प्रोग्राम में हम इस अमृत महोत्सव को अतीत के आईने से देख करके अतीत की हमारी जो उपलब्धियां थीं, आज़ादी के दरमियान जो हमारे तमाम शहीद लोग हुए, उनकी क्या उपलब्धियां थीं, कितने नाम हमें याद हैं, कितने गुमनाम लोग शहीद हो गए जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम आज इस बात का लेखा जोखा करेंगे कि क्या जो संकल्प हमारे आज़ादी के दीवानों ने लिया था, वो आज 75 वर्षों के बाद उन संकल्पों को हम कहां तक पूरा कर पाए हैं, और नहीं पूरा कर पाए तो क्यों नहीं पूरा कर पाए और क्या चीजें बाकी रह गई हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये वास्तव में भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर के 15 अगस्त 1922 को इसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है और इस पूरे वर्ष में हम झांकियों के माध्यम से, अपने सनातन समृद्ध संस्कृति की झांकियों के माध्यम से, अतीत की हमारी जो विरासत है उनके माध्यम से, आज़ादी के तमाम जो नायक हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीडी सावरकर, इन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए कौन कौन सी कुर्बानियां दी, कितनी दिक्कतें सही इन्होंने, इन सारी चीजों का लेखा जोखा हम लोग करेंगे। आज़ादी का जो ये अमृत महोत्सव है इसी बात पर आधारित है और ये आवश्यक इसलिए है कि वास्तव में स्वतंत्रता की जो पीढ़ी थी वो तो अब चली गई। हमें अपनी इस नई युवा पीढ़ी को इस बात से परिचय कराना है कि जो स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे हजारों हजार लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो आने वाली ये पीढ़ी इस बलिदान को भूल न जाए, इसलिए जरूरी है कि हम इस तरह से महोत्सव का आयोजन करें और नई पीढ़ी के दिमाग में इस बात को शिद्दत से भरें कि वास्तव में हम अतीत से आज जो इस वर्तमान में जी रहे हैं और किस तरह का भविष्य हम चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, इसके लिए हम राष्ट्र निर्माण में क्या कर सकते हैं, इसका संकल्प लेने का भी समय है। सवाल उठता है कि सनातन भारत के गौरव की झलक के साथ साथ आधुनिक भारत की चमक भी, ये पूरा एक थीम पॉइंट है इस अमृत महोत्सव के आयोजन का। जब हम कहते हैं कि सनातन भारत के गौरव की झलक, तो सनातन भारत क्या है? इंडस वैली से अगर देखते हैं तो प्राचीन काल में हमारा एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। चरक, सुश्रुत जैसे चिकित्सा शास्त्री थे, तो आर्यभट्ट, बाराहमिहिर जैसे गणितज्ञ थे, कालिदास जैसे महान लेखक थे, पतंजलि और शंकराचार्य जैसे विद्वान दार्शनिक थे, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो वास्तव में इस सनातन संस्कृति के इन तमाम विभूतियों से हम आने वाली पीढ़ी को भी परिचित कराएंगे। उनके उस प्रकाश से हम वर्तमान और भविष्य का निर्माण भी करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आधुनिक भारत की चमक भी हम सनातन संस्कृति को लेकर चलेंगे, लेकिन ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जिसकी बात जवाहरलाल नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पहले ही टॉपिक में किया है कि हमें अंधविश्वासों से दूर एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति को सजोना है,
अपने आने वाली पीढ़ियों में उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर के चलना है, और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात भी यहां पर की गई है, यानी आधुनिक भारत की चमक भी। तो जब दोनों मिला जुला रूप होगा, सनातन भारत का गौरव और उसके साथ आधुनिक भारत की चमक, तो आने वाले समय में भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु के दर्जे को प्राप्त होगा। आगे हम देखते हैं कि अतीत के आईने में वर्तमान का सृजन एवं भविष्य की संकल्पना। किसी भी देश को देख लीजिए, अगर वो आज समृद्ध के शिखर पर है, चाहे जापान हो या अमेरिका हो, तो उसने जो है अपने अतीत के आईने में ही अपने वर्तमान और भविष्य को संवारा है। मैं प्रायः अपने लेक्चर में एक एग्जाम्पल देता रहता हूं कि जिस देश का कोई इतिहास नहीं है, वो अपने वर्तमान और भविष्य को बहुत श्रेष्ठ शिखर पर नहीं ले जा सकता। अतीत का इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी हेडलाइट है, जैसे हम सड़क पर चलते हैं, तो अगर सड़क पर चलते हैं और आगे से कोई मोटर व्हीकल्स आ रही है और उसकी फोकस की चकाचौंध में हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई फोकस पीछे से आ रहा है, कोई लाइट पीछे से आ रहा है, तो उस फोकस के आलोक में हम हजारों मीटर आगे भी इत्मीनान से देख लेते हैं। तो हमारे देश का भी जो सनातन विरासत है, जो अतीत है, उसके प्रकाश में ही हम वर्तमान और भविष्य को आगे ले चलने की सोचते हैं, और हमारा नेतृत्व भी ऐसा ही सोचता है, और इसी से हम आगे तरक्की कर भी सकते हैं। तो हमें अपनी अतीत से अपनी जड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए। अमृत महोत्सव के पूरे केंद्र बिंदु में इस अतीत की उपलब्धियों को, अतीत की गौरव गाथा को वर्तमान युवा पीढ़ी से परिचित कराना भी मूल उद्देश्य है। और उसके साथ साथ जो स्वतंत्रता संग्राम के तमाम नायक हैं, उनकी तमाम मुश्किलात, किन परिस्थितियों में उन्होंने कार्य किया, इससे उनको परिचित कराना है। नेक्स्ट है कि वास्तव में भारत की चुनौतियां क्या है। आप सभी जानते हैं कि 200 वर्षों के ब्रिटिश हुकूमत के बाद साम्राज्यवाद ने भारत के मनोविज्ञान को तोड़ दिया, भारत की सांस्कृतिक विरासत को कमतर साबित करने की कोशिश की, आर्थिक दोहन किया, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया। तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो आजाद भारत की चुनौतियां भी बहुत थीं। आपसे बताते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ, तो आजादी के साथ साथ हमने जो है एक बहुत कड़वा घूंट पीना पड़ा, और वो था भारत का विभाजन। 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, 15 अगस्त को आजादी मिलती है। तो ये आजादी मेरी एक तरह से अधूरी ही थी। तो जनसंख्या का भारी मात्रा में स्थानांतरण हुआ। रेडक्लिफ आयोग बनता है, और रेडक्लिफ को भारत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने नदियों को, पहाड़ों को सीमा मानते हुए पंजाब और बांग्लादेश का ऐसा विभाजन किया कि दसियों लाख की संख्या में लोग इधर से उधर गए, और उसमें रक्तपात और हिंसा हुई। यह एक बहुत बड़ी आजाद भारत की चुनौती थी, लेकिन नेतृत्व ने बड़ी सूझबूझ से इस हिंसा को, इसकी हानियों को कम करने का प्रयास किया। तो यह बहुत बड़ी चुनौती थी। रियासतों का विलय, हम सभी लोग जानते हैं, सारे विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे कि वास्तव में ब्रिटिश भारत जब हम कहते हैं, आजादी के समय भारत के दो हिस्से थे, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासतें। तो आजादी 15 अगस्त 1947 को सिर्फ ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश प्रांतों को मिलने वाली थी। देशी रियासतों के संदर्भ में एक कंप्रोमाइज किया था अंग्रेजों ने उनसे इतिहास के काल में, और वो ये था कि देशी रियासतों ने सीधे क्राउन की अधीनता स्वीकार की थी, और उसने कहा था कि जब हम आजाद भारत को आजादी देंगे तो देशी रियासतों के पास 3 विकल्प होंगे, या तो वो भारत में मिल जाएं, या वो पाकिस्तान में मिल जाएं, और या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। आशय ये हुआ कि अंग्रेजों ने तो पूरी कहानी गढ़ दी थी भारत को खंड खंड करने की, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और श्रेष्ठ नेतृत्व ने रियासतों का एकीकरण किया,
और ये बहुत बड़ी समस्या थी। करीब 565 के आसपास रियासतें थीं और उनका किस तरह से, कितनी सूझबूझ से भारत के पक्ष में विलय किया गया, ये अलग विषय है। इस पर मैं कोई एक लेक्चर दे दूंगा, आप लोगों की समझ में आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस मुश्किल काम को वल्लभ भाई पटेल ने आसान किया और एक भारत का, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में पहला कदम रखा। 3 रियासतों का विलय नहीं हो पाया था, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। आप सभी को उसकी कहानी मालूम है कि जूनागढ़ में भी एक तरह से कार्यवाही की गई और जनता ने विद्रोह किया, तो वहां जूनागढ़ का जो राजा था वो पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ का विलय कर लिया गया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो अभियान किया गया और निजाम उसको स्वतंत्र बनाना चाहता था। बाद में उसने सोचा पाकिस्तान के साथ उसको मिला दूं और 48 में हैदराबाद को भी विलय कर लिया गया। कश्मीर के संदर्भ में स्थिति उलझ गई थी और फिर हुआ क्या कि महाराजा हरि सिंह किसी भी कीमत पर अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो दुविधा की स्थिति में थे कि मैं भारत के साथ मिलूं या पाकिस्तान के साथ मिलूं। वो दरअसल उसको स्वतंत्र ही रखना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तानी कबायलियों ने वहां पर हमला किया और उन्होंने भारत से मदद मांगी, तो फिर उनको एक कंप्रोमाइज करना पड़ा और भारत में कश्मीर का विलय करना पड़ा। लेकिन 49 में ही धारा 370 के साथ कश्मीर को एक विशेष स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया, एक विशेष स्थिति दी गई और उसकी वजह से आए दिन कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां होने लगी, अलगाववादी गतिविधियां होने लगी और जिसका निस्तारण 5 अगस्त 1919 को कश्मीर से धारा 370, 35A को हटा करके पूर्ण रूप से भारतीय राज्य का, भारतीय यूनियन का अंग बनाया गया और उसका भी विलय कर लिया गया। तो कहने का मतलब रियासतों का विलय एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आजादी के बाद से इस चुनौती को सरकारों ने स्वीकार किया और धीरे धीरे भारतीय यूनियन और मजबूत होता चला गया। राज्यों का पुनर्गठन बहुत बड़ी समस्या थी। आप जानते हैं कि भाषाई के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर तमाम तरह की डिमांड राज्यों के निर्माण की होती रही। लेकिन फजल अली आयोग और फिर बाद में भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है 1956 में और फिर यह मसला भी समाधान कर लिया जाता है और राज्यों का निर्माण हो जाता है। चौथी समस्या आर्थिक थी, बहुत बड़ी समस्या थी। 20% लोग ही एक तरह से सामान्य जीवन यापन कर पाते थे, बाकी लोग गरीबी के नीचे थे। गरीबी बहुत ज्यादा थी, भूखमरी बहुत ज्यादा थी, अकाल आता था, बड़े बड़े अकाल आते थे जिसमें हजारों के हजार लोग मरते चले जा रहे थे। इस आर्थिक तंगी को, गरीबी और भूखमरी को दूर करने का एक प्रयास आजाद भारत की सरकारों ने किया। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया। हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाया गया और उसी का नतीजा है कि आज हम देखते हैं कि भारत में भूखमरी जैसी कोई चीज नहीं है। सरकार अभी अभी की सूचना है कि करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। भारत में खाद्यान्न का बहुत बड़ा रिजर्व है। तो आजाद भारत से अब तक की स्थिति में जो ये गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याएं थी उस पर हमने कंट्रोल पा लिया है। सामाजिक रूप से भी समस्याएं थी। आप सभी जानते हैं कि आजादी के पहले भी भारत में जो खास करके रेनेसां हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, वो कुछ सामाजिक इवेंट्स के खिलाफ हुए। तो वो आजादी के बाद भी समस्याएं बनी रहीं जिनको लेकर के सरकारों को, यहाँ के समाज सुधारकों को काम करना था। वो क्या थी? चाइल्ड बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत, लिंग के आधार पर महिलाओं को एक हाशिए पर रखा गया था, उनको भी धीरे धीरे स्पेशल प्रोटेक्शन दे करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। ये सब हमारी सामाजिक समस्याएं थी। और इसके साथ साथ शैक्षणिक समस्या। आजादी के समय 47 में करीब 17 से 18% लोग शिक्षित थे, लेकिन आज 2011 की जनगणना में हम देखते हैं कि 74.5% लोग शिक्षित हैं। और भारत का आज एक जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा, शिक्षित और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्स है। तो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इन प्रयासों से ही ऐसा संभव हो पाया। तो कहने का मतलब चुनौतियां बहुत थी। जनसंख्या का स्थानांतरण,
विभाजन की समस्या, रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक और शैक्षणिक समस्याएं थीं। लेकिन जब समस्याएं होती हैं और नेतृत्व के पास विल पावर होती है, तो फिर वो एक प्लानिंग के तहत 20 साल, 25 साल, 50 साल की प्लानिंग बनाता है। भारत में भी योजना आयोग बना 51 से, और योजना आयोग के माध्यम से हमने अपनी प्रायोरिटीज को तय किया कि हमें किन किन क्षेत्रों में काम करना है। और आज भारत जहां पे खड़ा है, इन चुनौतियों को लगभग निर्मूल साबित किया है और इन पर विजय प्राप्त की है। आगे हम देखते हैं कि 74 वर्षों की उपलब्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और कुछ चर्चाएं मैंने इसको पहले के एपिसोड में किया है। जैसे आर्थिक तरक्की, आज अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वो अपने संसाधनों से आजादी के बाद लगातार, चाहे हरित क्रांति हो, दुग्ध क्रांति हो, मत्स्य क्रांति हो, कृषक जो कल्टीवेटर हैं उनमें गुणवत्ता लाने की बात रही हो, बीज पर काम हुआ, पानी पर काम हुआ, नलकूप पर काम हुआ, इससे हमारी आर्थिक तरक्की हुई, खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी, और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हमने जो है, जो पहले हम सुई भी नहीं बना पाते थे, कैलकुलेटर नहीं बना पाते थे, आज तरक्की इतनी बढ़ी है कि हम सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। दुनिया के लोग हमसे सुपर कंप्यूटर खरीदते भी हैं। तो आर्थिक रूप से हमने बहुत तरक्की की। सैन्य क्षमता को अगर देखा जाए तो वास्तव में बहुत काबिले तारीफ समृद्धि भारत ने हासिल की है, और इस पे काम भी हुआ है। आज दुनिया की सबसे बड़ी फौज भारत के पास है, और मैं कहूं कि सैन्य क्षमता के मामले में भारत दुनिया की 4 या 5वीं शक्तियों के रूप में है, तो इसमें कोई नहीं। विज्ञान के रूप में हम देखते हैं कि भारत आज चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो या अन्य जीव विज्ञान हो, इस क्षेत्र में भारत ने तरक्की के बड़े मानदंड अपनाए हैं। याद करिए वो समय जब भारत ने पहला अपना उपग्रह सैटेलाइट्स छोड़ा था, तो बैलगाड़ी पे गया था आर्यभट्ट। लेकिन आज कुछ ही वर्षों पहले भारत ने 115 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया। महाशक्ति है अंतरिक्ष विज्ञान में। जीएसएलवी, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट्स के मामले में भारत खुद के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों के भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। तो कहने का मतलब यह है कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। भारत ने सफल चंद्र अभियान किया, मंगल अभियान किया, पानी मंगल चंद्रमा पर पानी है इसकी खोज भारत ने ही की। तो दरअसल भारत ने इस अपने अभियानों से, विज्ञान पर दिए गए ध्यान की वजह से आज अपने विज्ञान को समृद्ध देशों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ गई है। अब भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है, अब खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। जो फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले की काम कर रही थी उस गुलामी के दौर में, आजाद भारत के बाद इसको बदल दिया गया, और भारत में शिक्षा को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के विस्तार पर काम किया गया। जैसा कि 20% लोग पहले शिक्षित हुआ करते थे, आज 74% लोग शिक्षित हैं, और इसमें से तमाम प्रतिशत ऐसे नव युवकों का है जो टेक्निकली एजुकेटेड हैं। और किसी भी देश की समृद्ध का आकलन करना हो तो आप वहां के लोगों की क्वालिटी एजुकेशन से समझिए। क्वालिटी एजुकेशन होगी तो व्यक्ति को उद्यम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और वो आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेगा। इस पर भी काम हुआ है। स्वास्थ्य, दवाओं के संदर्भ में, मेडिसिन के संदर्भ में भारत आज, वैक्सीनेशन के संदर्भ में देखा जाए तो दुनिया में बनने वाली वैक्सीन, चाहे कोरोना की हो या इसके पहले पोलियो की जो भी हुई है, भारत उसमें अग्रणी है। दवाओं का बहुत बड़ा बाजार भारत का है, जो अपने देश के साथ साथ दुनिया के देशों को भी सप्लाई करता है। स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया, इसके पहले भी गांधी जी के पूरे दिनचर्या में वो स्वच्छता को आंदोलन से जोड़ते थे। साबरमती में जब वो रहते थे तो वो व्यक्तिगत साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते थे, और हर वो स्वयंसेवी को जो उस आश्रम में रहता था उसके लिए प्रेरित करते थे। तो स्वच्छ रहना, अपने पर्यावरण को खुद साफ करना, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। पूरी आजादी की लड़ाई में विरासत में ये चीजें हमको मिली।
और आज अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो इसके लिए एक पूरा अभियान ही चलाया और उसका हम फल भी देखते हैं। गंगा की स्वच्छता की बढ़ी है, रेलवे स्टेशन की स्वच्छता की बढ़ी है, हम लोगों में अवेयरनेस आया है। जो हम लोग कूड़ा उठा करके जगह जगह फेंक देते थे, आज बच्चे भी छोटे होते हैं तो वो कहते नहीं डस्टबिन में डालिए इस कूड़े को। तो स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। 74 वर्षों की उपलब्धियों में परिवहन एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे कहते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, अगर आर्थिक, सैनिक और इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है तो आधारभूत ढांचा होना बहुत जरूरी है। आजादी के समय सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी, रेलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि डलहौजी जब भारत में रेलों को लेके आया 1854 में, तो वो तो ब्रिटेन में मीटर गेज बढ़ रहा था तो वहां की उखड़ी हुई तमाम पटरियों को भारत में लगा दिया। लेकिन समय के साथ साथ तकनीक में इजाफा करने का काम आजाद भारत ने किया। तो आज क्या है कि रेलवे का नेटवर्क 65,000 किलोमीटर का है। 65,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क और पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर यह नेटवर्क है। सड़क परिवहन में 47 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को जोड़ा था, कैराडोर को जोड़ा था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सौराष्ट्र से सिलचर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो एक प्लस के निशान का कैराडोर बना था, ये उनकी संकल्पना में था। तो कहने का मतलब परिवहन के क्षेत्र में भारत ने बहुत काम किया है, बंदरगाहों पर बहुत काम किया है। तो ये सारी चीजें 74 वर्षों की ये उपलब्धियों में हम गिन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन 74 वर्षों में भारत का जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे और सशक्त हुआ है। आजादी के बाद जब हमने 26 जनवरी 1950 को एक तरह से संविधान को अंगीकार किया और एक गणतंत्र के रूप में जो है अपने को स्थापित किया, तब से लेकर के आज तक बीच में कुछ काले अध्याय को छोड़ दिया जाए, इमरजेंसी की बात मैं कर रहा हूं, तो भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और दुनिया के लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत नमूना भारत के लोकतंत्र का है। यह वास्तव में इस विविधता बड़े पूर्ण भारतीय समाज में के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी जानते हैं कि भारत में एक तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विविधता है, क्षेत्रीय भावनाएं हैं, तमाम धर्मों के लोग हैं और इसके बीच में एक तरह से समावेशी लोकतंत्र की स्थापना बहुत बड़ी चीज है। और हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र की जो प्रवाह धारा है वो अनवरत अपने को और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाती जा रही है। ये 74 वर्षों की उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। आज चाहे बिजली की बात हो तो 47 से लेकर के आज तक हर घर को लगभग बिजली पहुंच रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर माताओं बहनों को एक तरह से धुआं रहित ईंधन मिल रहा है। स्वच्छता अभियान का लाभ लोगों को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की वजह से कोई भूखों नहीं मिल रहा है। अगर कोई महामारी आती है तो सरकारों के साथ साथ तमाम स्वयंसेवी भी उस महामारी से लड़ने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए सामने आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीजें हैं। आधारभूत ढांचे में बहुत बदलाव आ रहा है। हम जानते हैं कि किसी भी देश की तरक्की का मूल आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा सड़कों का नेटवर्क हो या रेलवे का नेटवर्क हो या हवाई परिवहन हो या सबसे बढ़कर बंदरगाह, बंदरगाहों का डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज है। अटल जी ने उस समय नदियों को जोड़ने की योजना पर काम किया था। केन और बेतवा पर बड़ा काम भी हुआ था, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं हो पाया उसको। पर्यावरणविदों ने उस पर कुछ अड़ंगा लगाया कि इस पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। खैर, तो हमने विकास किया और विकास के साथ साथ हम पर्यावरण को लेकर भी चिंतित हैं। सस्यवर्धन डेवलपमेंट पे आज बड़ा काम हो रहा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया चिंतित है कि हम एक ऐसा विकास करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी हो या पर्यावरण हो उसको सुरक्षित रख सकें। तो उस पर भी आजाद भारत की सरकारों ने ध्यान दिया है
और इसको प्रायोरिटी में रखा है। रोजगार, निश्चित रूप से जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी तो नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, और भारत में स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, और आज दुनिया के तमाम देशों में जाकर के उनकी अर्थव्यवस्था का भी वो बहुत बड़ा आधार बनते हैं। तो हम जब आधारभूत ढांचे को डेवलप कर देंगे तो हमारा जो स्किल्ड लेबर जो अवसर की उपलब्धता ना होने की वजह से पलायन करने को मजबूत है, वो अपने देश में रुकेगा और हमारे देश की समृद्धि और बढ़ेगी। तो इस पर हमें ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के आज आजादी के इस अमृत महोत्सव पर्व पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें अतीत की उस विरासत के आईने में अपने वर्तमान को एक नया रूप देना है, और भविष्य के लिए, जैसे मोदी ने कहा है कि हमें 25 वर्षों के लिए भविष्य की संकल्पना और सुझाव भी आमंत्रित हैं, तो हम 25 वर्षों का एक शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक ताना बाना कैसा होगा, इस पर भी एक फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है। तो 75 वर्षों की इस यात्रा में हमारी उपलब्धियां बहुत हैं। उन तमाम चुनौतियों के बावजूद जो आजादी के समय हमें विरासत में मिली, उन चुनौतियों से भी निपटे, और उसके बाद हमने उन उपलब्धियों को आगे बढ़ाया, और आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, हम कह सकते हैं कि दुनिया में हमारे साथ जो नवोदित देश हुए, स्वतंत्रता पाए हुए देश थे, वो जिस रूप में हैं, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं कम्युनिस्ट शासन है, तो कहीं सैनिक शासन है, हम लोकतंत्र को बहुत मजबूती से जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसको और विस्तार देने में सफल हुए हैं। आज यकीन कर सकते हो कि पंचायत राज के माध्यम से ऐसे ऐसे लोग इस पंचायत में आए हैं अवसरों की समानता की वजह से, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। यह हमारे लोकतंत्र की ही खूबी है। तो हम आजादी के इस अमृत पर्व महोत्सव को आज सेलिब्रेट करते हुए हर युवा साथी से, हर विद्यार्थी से, हर छात्र से ये आह्वान करते हैं कि आजादी के दीवाने तो मर मिटे, बलिदान दे दिया। आपसे राष्ट्र बलिदान नहीं चाहता है, राष्ट्र आपकी कुर्बानी नहीं चाहता है, बल्कि राष्ट्र तो चाहता है कि आप उनकी कुर्बानी को दिल में सजोए हुए ऐसा कुछ आविष्कार करो कि अंधेरे से प्रकाश बन जाए, ऐसे ज्ञान का सृजन करो, ऐसे समाज का निर्माण करो, ऐसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो जिससे राष्ट्र श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर हो जाए। और यही तो इस आजादी के महापर्व के संकल्पना है, और हम इसको पूरा कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।